बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में हमने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में डिटेल डिस्कस किया था, और मुझे श्योर है कि लास्ट सेशन के बाद आप तमाम लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर पैदा हो रहा होगा कि आखिर वो कौन सी क़यामत थी जिसने दो शहरों यानी सदूम और अमूरा को बिल्कुल उल्टा कर रख दिया था। जैसा कि वहाँ पे पहले गरज चमक और फिर एक ज़ोरदार धमाका, और फिर अगले ही लम्हे तमाम के तमाम लोग जो उधर मौजूद थे वो जिंदा ही दफन हो गए थे। अगर देखा जाए तो 3 चाइनीज रिकॉर्ड्स हमें ऐसे मिलते हैं कि जिनमें दर्ज है कि पत्थर आसमान से बारिश की तरह बरस रहे थे। इस आफत के मुतालिक 1995 में एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ था, जिसको हम डेथ फ्रॉम अबव मीन्स ऊपर से आने वाली मौत के नाम से भी जानते हैं। और अब हम नेचर के इसी बेरहम और अंधे फिनोमिना के बारे में डिस्कस करेंगे। जब खला से आने वाला कोई भी टुकड़ा हमारी दुनिया की फिजा में एंटर होता है तो वो फिजा की रगड़ की वजह से जल उठता है, कि जिसको हम फिजा में एक टूटते हुए तारे की शक्ल में अमूमन देखते हैं, और इनको हम शहाब साकिब कहते हैं। अमूमन ये शहाब साकिब बहुत छोटे साइज के होते हैं, मसलन चावल के दाने के साइज के बराबर, या फिर हमारे हाथ की मुट्ठी के साइज के बराबर। ताहम देखा जाए तो कभी कभी ये अपने साइज के अंदर बड़े पत्थर भी हमारी जमीन का, हमारी अर्थ का रुख कर लेते हैं। और जब ये बड़े पत्थर या एस्ट्रॉइड्स हमारी फिजा में दाखिल होते हैं तो ये भी जल उठते हैं, और जब ये बड़े एस्ट्रॉइड्स जल उठें तो ये आग के गोले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिनको हम फायरबॉल्स या बुलाइड्स के नाम से जानते हैं। ये बुलाइड्स 14वीं के चांद से भी ज्यादा, इवन के उससे डबल क्वांटिटी में ये लाइट जो है वो इमिट कर सकते हैं, उससे दुगनी मिकदार में ज्यादा रोशनी दे सकते हैं। और कभी कभार तो ये बड़े शहाब साकिब सुपर बुलाइड में तब्दील हो जाते हैं, जिनकी लाइट -17 मैग्नीट्यूड तक पहुंच जाती है, यानी कि 14वीं के चांद से भी कई गुना ज्यादा रोशनी। और अगर ये सहाब साकिब साइज में थोड़े और बड़े हो जाएं तो ये फिजा में एक धमाके से फट जाते हैं, और इसी फिनोमिना को मेटियो एयर ब्रस्ट भी कहा जाता है। जमीन से चंद किलोमीटर ऊपर फटने वाला एक बड़ा शहाब साकिब, कि जिसके आने से तेज गरज और फिर धमाकेदार आवाज पैदा होती है, और जिसके नतीजे में जमीन पर बड़े बड़े पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती है। जब इतना बड़ा शहाब साकिब हवा में बर्स्ट होता है, हवा में फटता है, तो इससे पैदा होने वाली शॉक वेव्स भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं, कि जिससे हवाएं बहुत शिद्दत से चलना शुरू हो जाती हैं। मगर देखा जाए तो अगर ये शहाब साकिब साइज में ज्यादा बड़ा हो जाए तो जब ये फजा में फटेगा तो उस फजा के नीचे मौजूद शहर या मुल्क का बिल्कुल उल्ट जाना नागुज़ीर हो जाता है। और मेटियो एयरबर्स्ट की ये वो तारीफ है जो हमें एस्ट्रोनॉमी के अंदर मिलती है। और आज हमें ये भी पता है कि फिजा से आने वाले ऐसे पत्थर चट्टान के बने हुए भी होते हैं, इसके अलावा मेटल यानी कि धात के बने हुए भी होते हैं, जिनको अगर अरबी ज़बान में अगर हम इसका तर्जुमा करें तो एग्जैक्टली इसको सिज्जील कहा जाता है। इन मेटेरॉइड्स या शहाबियों की ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए हम चंद एग्जाम्पल्स जो हैं वो ज़ेर गौर लाते हैं, ताकि इसको मज़ीद हम बेहतर तरीके से समझ सकें। छोटे साइज यानी 1 से 1.5 फुट के मेटेरॉइड्स तो अमूमन देखने को मिलते हैं, जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई या ज़मीन से दूरी पर फट जाते हैं, और ये अमूमन होता रहता है, जिनकी फोर्स इंतहाई कम होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इनका पता ही नहीं चलता। मगर 12 फुट साइज का एक मेटेरॉइड अक्सर 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर फट जाता है, जिससे 1000 टन के करीब फोर्स पैदा होती है, और ऐसा हर 1.5 साल में एक बार ही होता है। ताहम इससे पैदा होने वाली तबाही के मुतालिक जानने के लिए आप ये समझ लें कि इसके फटने की जगह से चंद 100 किलोमीटर या चंद 100 मीटर्स
کا ایریا جو ہے ادھر بالکل زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس سے بھی بڑا میٹرائڈ یعنی تقریباً 35 فیٹ کا، جو کہ زمین سے اوپر فضا میں تقریباً 32 کلومیٹرز کے فاصلے پہ پھٹ جاتا ہے، اور اس کے پھٹنے سے قریباً 20,000 ٹن سے زیادہ کی فورس پیدا ہو سکتی ہے۔ تاہم ایسا تقریباً 10 سالوں میں ایک ہی بار ہوتا ہے، اور آسان زبان میں اتنی فورس سے چند کلومیٹر کے اندر اندر تمام چیزیں، جتنی بھی موجود جاندار چیزیں ہوں گی، وہ تمام ختم ہو جائیں گی اور زندگی ادھر تباہ ہو جائے گی۔ مگر سائنسی اعتبار سے حقیقت میں بڑے بڑے میٹرائڈز یعنی کہ تقریباً 98 فیٹ کا میٹرائڈ تقریباً 85 سال میں ایک مرتبہ زمین کی طرف آتا ہے، اور ہم سے تقریباً 17 کلومیٹر اوپر فضا میں پھٹ جاتا ہے، اور اس سے تقریباً 9.5 لاکھ ٹن کی فورس پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ اتنی فورس ہے کہ انسانی بنائے گئے ہر سٹرکچر یعنی کہ ٹینک، ایروپلینز یا بحری جہاز، ان تمام کو ریزہ ریزہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آخری مرتبہ یہ واقعہ 15 فروری 2013 میں ہوا تھا، جو کہ آپ نے، مجھے شور ہے کہ آپ نے لازمی سنا ہوگا۔ رشیا کے اوپر ہوا میں ایک 66 فیٹ کا ایسٹرائڈ تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر پھٹ گیا تھا، اور اس میٹرائڈ کی روشنی کچھ دیر کے لیے سورج کی سن لائٹ سے یعنی کہ سن لائٹ سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، اور اس کے پھٹنے سے پیدا ہوئی فورس ہیروشیما کے ایٹمی دھماکے سے تقریباً 40 گنا زیادہ تھی۔ اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ اس پتھر کو زمین کی جانب آتے ہوئے ڈیٹیکٹ بھی نہیں کیا جا سکا تھا سائنٹسٹ کی طرف سے، کیونکہ یہ پتھر سورج کی ڈائریکشن سے آ رہا تھا۔ اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ اگر ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر بھی لیتے تب بھی یوز لیس تھا، اس نے اپنا نقصان تو کرنا ہی تھا۔ اور جب یہ پتھر دھماکے کے بعد جل اٹھا تو 100 کلومیٹر دور تک رہنے والوں نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا، اس کی لائٹ جتنی اسے ایمٹ ہوئی تھی، اور اس سے پیدا ہونے والی شاک ویو جو کہ تقریباً 2 منٹس کے اندر زمین پر پہنچ گئی تھی، اور جس نے تقریباً 7,000 سے زیادہ بلڈنگز کو نقصان پہنچا دیا تھا، 1500 لوگ انجرڈ ہو گئے تھے۔ اور اگر اس کو ہم عام لینگویج میں بات کریں تو آلموسٹ 33 ملین ڈالرز کا نقصان ہو گیا تھا۔ اور معجزانہ طور پر دیکھا جائے تو اس پتھر کے ٹکڑے جو اس کے برسٹ ہونے کے بعد زمین پر بارش کی طرح برسے، وہ بیابانوں میں جا کر گرے تھے، اور اس کا 650 کلو گرامز کا ایک ٹکڑا ایک جھیل سے برآمد ہوا تھا۔ اور خدا نخواستہ اگر یہی ٹکڑا کسی شہر پر گر جاتا تو شاید کئی کلومیٹر تک زندگی بالکل ختم ہو جاتی۔ تاہم ہر 1900 ایئرس یعنی کہ 1900 سال کے بعد زمین کی جانب ایک ایسا میٹرائڈ ضرور آتا ہے کہ جو 250 فیٹ 250 فٹ تک بڑا ہو سکتا ہے، اور جو صرف زمین سے 4 کلومیٹر اوپر فضا میں پھٹ جاتا ہے، جس کے پھٹنے سے 1.5 کروڑ ٹن کی فورس پیدا ہوتی ہے۔ اور اس غضبناک فورس سے کیا تباہی ہو سکتی ہے، اس کا گیس کرنا میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ مگر ایک بات ضرور ہے کہ اس سائز کے میٹرائڈ کا پھٹ جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ زمین کے اوپر پھٹ جائے تو شاید کئی 100 کلومیٹر تک درخت اکھڑ جائیں گے، یا کئی 100 کلومیٹر تک لائف بالکل اینڈ ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، یا جہاں یہ گرے یا جہاں اس کے ٹکڑے گریں وہاں میں بھی زمین میں بہت بڑا گڑھا پڑ جائے۔ مگر یہ تمام باتیں آپ کو گڈ نیوز لگیں گی اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہ ہوا میں نہ پھٹے اور یہ زمین تک ڈائریکٹ اس کی اپروچ ہو جائے اور یہ زمین سے آ کے کولائڈ کر جائے، ٹکرا جائے۔ جی ہاں، آج سے تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے بالکل ایسا ہی ایک واقعہ زمین پہ رونما ہوا تھا، اور ایک ایسٹرائڈ بغیر پھٹے پوری قوت کے ساتھ جا کر زمین سے ٹکرا گیا تھا، اور اس سے پیدا ہونے والی فورس کے متعلق ہم صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ تاہم آپ کے آئیڈیا کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فورس ہیروشیما کے مقابلے میں 4.5 بلین ٹائمز زیادہ ہی رہی ہوگی، اور اس کا امپیکٹ اسی کا یہ امپیکٹ تھا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا سے ڈائناسورس کا وجود ہی ختم ہو گیا تھا، اور جس جگہ پہ آ کے ٹکرایا تھا اس امپیکٹ کی جگہ پر اگر گڑھے کی بات کریں تو وہاں پورے کا پورا ایک کریٹر ہی بن گیا تھا، کہ جو کہ آج بھی موجود ہے۔ میکسیکو کا
चुख लुक क्रिएटर। इस एस्ट्रॉयड के टकराने से 25 ट्रिलियन मैट्रिक टन गर्द के साथ मिट्टी और राख वगैरह हवा में उठी होगी, और ये इस कदर ज़्यादा थी कि इसके बाद तकरीबन नेक्स्ट 2 इयर्स सनलाइट ज़मीन तक ही नहीं पहुंच सकी। पौधे, दरख्त और तमाम नबातात का बिल्कुल सफास्ती से खात्मा हो गया था, और दरअसल उस वक्त पूरी दुनिया से 75% के करीब ट्रीज, दरख्त और जानवरों का बिल्कुल ही खात्मा हो गया था, और कई हफ्तों तक दुनिया में 9 से 11 मैग्नीट्यूड के जल्जले आते रहे होंगे। और जल्जलों के मैग्नीट्यूड के मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक रेफरेंस के तौर पे कि 2005 में जो पाकिस्तान में जल्जला आया था, जिसमें ऑलमोस्ट 65,000 कैजुअलिटीज हुई थी, उसका रेक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड 7.6 था। शायद ये अब आपको यकीन आ रहा होगा कि इन मेटेरॉइड्स के फिजा में फट जाने में ही कितनी ज्यादा आफियत है। अब हम आसानी से सोच सकते हैं कि चार्ल्स बैंक मेटेरॉइड यानी रशिया वाला मेटेरॉइड अगर जमीन से टकरा जाता तो जमीन की क्या हालत होती। और यहाँ आकर हम एक और भी गेस बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि सदूम अमूरा के लोग दर हकीकत में क्या चीज देख रहे होंगे, किस तरह उनके ऊपर पत्थरों की बारिश होती हुई उनको नजर आ रही होगी। जरा सोचें कि जिस तरह रशिया के मेटेरॉइड से मिलने वाला 650 केजी का टुकड़ा अगर किसी तरह के पत्थर, सेम साइज के पत्थर आसमान से बारिश की तरह बरस रहे हों और जिसको जमीन वाले डिटेक्ट भी ना कर सकें। और मजे की बात यह है कि अगर ये पता चल भी जाता और हम इसको डिटेक्ट कर भी लेते तो भी दुनिया की कोई ताकत हमें इसके इफेक्ट से या इसकी तबाही से नहीं बचा सकती थी, सिवाय अल्लाह ताला की जात पाक के। कि जैसा कि अल्लाह ताला की जात पाक का तो एक हुक्म ही काफी होगा, जैसा कि सूरह अल हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 59 में इरशाद बारी ताला है, मगर लूत के खानदान को कि उन्हें तो हम जरूर बचा लेंगे। और इससे बिल्कुल अगली आयत में आपकी बीवी का जिक्र मौजूद है, सूरह नंबर 15 वर्स नंबर 60 में, कि हमने उसे रुकने और बाकी रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया। और यही जिक्र हमें सूरह अल आराफ सूरह नंबर 7 वर्स नंबर 83 में भी मिलता है कि हमने लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को बचा लिया, स्वाय उनकी बीवी के, कि वो उन्हीं लोगों में रही जो अजाब में रह गए थे। यही बात हमें सूरह हूद सूरह नंबर 11 वर्स नंबर 81 में मिलती है, जो फरिश्तों ने आके लूत अलैहिस्सलाम से बात की थी कि आप में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे स्वाय आपकी बीवी के कि उसे भी वही अजाब मिलने वाला है जो बाकी लोगों को मिलेगा। और यही जिक्र हमें सूरह नमल सूरह नंबर 27 वर्स नंबर 57 में भी मिलता है कि लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को स्वाय उनकी बीवी के सबको बचा लिया। और मजीद इसके अलावा सूरह अल अनकबूत सूरह नंबर 29 वर्स नंबर 33 में इरशाद है कि हमारे भेजे हुए लूत अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि आप खौफ ना खाएं और अरजुर्दा ना हो, हम आपको और आपके अयाल को बचा लेंगे स्वाय आपकी बीवी के। और इसके साथ साथ सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 वर्स नंबर 170 टू 171 से हमें यह भी पता चलता है कि आप अलैहिस्सलाम की बीवी एक बूढ़ी औरत थी। और सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 वर्स नंबर 10 में अल्लाह पाक ने उसका जिक्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी के साथ किया है कि ये दोनों हमारे दो नेक बंदों और शाइस्ता बंदों के घर में थी, फिर उन्होंने खयानत की और फिर वो नेक बंदे भी अल्लाह के अजाब से उनको ना बचा सके, और हुक्म दे दिया गया कि ऐ औरतों, तुम दोनों भी जहन्नुम में जाने वालों के साथ चली जाओ। यहाँ पहुंचकर हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जो डिटेल हमने डिस्कस की है, इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल अगर देखा जाए तो इसके मुतालिक मैं आपको और काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ, मगर उससे सेशन जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम नेक्स्ट प्रॉफिट का डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी व्यूअर्स को भी कुरानिक और हदीस की ये जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम पहुंच सके। थैंक यू।